गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। ये टॉपिक पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ओपिनियन जो है वो रिजर्व किया है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जो किया गया था आर्टिकल 143(1) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर रिगार्डिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स इन ग्रांटिंग असेंट टू बिल्स। ये रेफरेंस तब आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने 2025 अप्रैल में रूलिंग दी थी तमिलनाडु गवर्नर के ऊपर कि एक टाइमलाइन सेट कर दी थी कि इस टाइमलाइन के अंदर गवर्नर ने अगर बिल असेंट नहीं किया तो वो असेंटेड माना जाएगा। तो ये डेवलपमेंट हुई है जिसमें कि फंडामेंटल इश्यूज ऑफ फेडरलिज्म को रेज़ किया जा रहा है, सेपरेशन ऑफ पावर्स को, जुडिशल रिव्यू को देखा जा रहा है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में। तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जो है वो इनेबल करती है प्रेसिडेंट को कि वो सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन ले सके ऑन क्वेश्चंस ऑफ लॉ और फैक्ट्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। अब ये रेफरेंस जो है वो एक इनडायरेक्ट अपील है अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, ठीक है, जो कि 2 जज बेंच की रूलिंग थी। अब कोर्ट के जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 143 वो डिस्टिंक्ट है, जो कि क्लैरिफाई करता है कॉन्स्टिट्यूशनल डाउट्स, चाहे पास्ट रूलिंग्स भी एग्जिस्ट करती हों। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले प्रेसिडेंशियल रेफरेंसेस को एड्रेस करने से रिफ्यूज़ कर दिया है। अब अगर हम देखें गवर्नर की पावर, तो गवर्नर जो है वो एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से जो है बाइंड है। ये स्टेट्स का आर्गूमेंट है। गवर्नेंस जो है वो पॉपुलर मैंडेट रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, गवर्नर की डिस्क्रिशन नहीं। हिस्टोरिकल रूलिंग्स भी जो है सुप्रीम कोर्ट की वो रिस्ट्रिक्ट करती हैं गवर्नर के रोल को टू अवॉइड ओवर रीच। लेकिन सेंटर क्या कह रहा है? सेंटर कह रहा है कि गवर्नर कोई पोस्ट पैन या शो पीस नहीं है। डिस्क्रिशनरी पावर्स अगर दी गई हैं तो वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में यूज़ करनी भी ज़रूरी है। जैसे 2004 में पंजाब ने एक यूनिलैटरली लॉ बनाकर रिवर शेयरिंग वाटर ट्रीटी को जो है वो टर्मिनेट कर दिया। तब उस समय अगर गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर्स ना होती तो वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती थी वो चीज़। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वही जो लॉ है उसके एग्री करते हुए बाद में उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके पंजाब के लॉ को टर्मिनेट कर दिया। बट अगर गवर्नर उस टाइम पर ना होते, गवर्नर अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स इस्तेमाल ना करते, तब ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रिकग्नाइज भी किया। अब सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है स्टेट ऑफ टीएन वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु केस में कि गवर्नर इनडेफिनेटली विदहोल्ड नहीं कर सकता असेंट, और एक गवर्नर जो है वो पॉकेट वीटो नहीं एक्सरसाइज कर सकता। लेकिन सेंटर का आर्गूमेंट क्या है? सेंटर कह रहा है कि विदहोल्ड करना असेंट मतलब बिल लैप्स हो जाता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का प्रेसिडेंट यूज़ करते हुए इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्गूमेंट दिया है। स्टेट का रिबटल क्या है कि गवर्नर जो है वो कोई वाइस रॉयज़ नहीं है, ठीक है। तो जुडिशल इन्फोर्समेंट अगर हम देखें टाइमलाइंस की, सुप्रीम कोर्ट ने जो टाइमलाइंस इशू कर दी हैं ताकि डिलेज ना हो। सेंटर का ऑब्जेक्शन क्या है? टाइमलाइंस का मतलब क्या हुआ कि जुडिशरी अमेंडमेंट कर रही है कॉन्स्टिट्यूशन की, ओके। स्टेट्स का आर्गूमेंट ये है कि एज सून एज पॉसिबल को जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है उसको, या जो कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है, वो अर्जेंसी दिखाता है, ठीक है। अब अगर हम फंडामेंटल राइट्स और रिट जुरिस्डिक्शन की बात करें तो सेंटर की पोजीशन ये है कि स्टेट जो है आर्टिकल 32 इन्वोक नहीं कर सकती इस केस में। मतलब फंडामेंटल राइट्स नहीं है इंडिविजुअल के गवर्नर के डिस्क्रिशन से रिलेटेड। स्टेट्स का काउंटर ये है कि गवर्नर लिंक है बिटवीन स्टेट्स एंड यूनियन, और इस रिट रेमेडी अगर नहीं दी जाती है स्टेट्स को तो उससे फेडरल बैलेंस वीकन होगा। तो रेफरेंस जो है एक फ्लैश पॉइंट बन चुकी है टेस्टिंग लिमिट्स ऑफ जुडिशल, जो टेस्ट कर रही है लिमिट्स ऑफ जुडिशल रिव्यू ओवर एग्जीक्यूटिव एक्शन। अपोजिशन रूल स्टेट्स जो है वो जुडिशल इंटरवेंशन जो है वो बैक कर रही हैं, सेंटर लेकिन रेसिस्ट कर रहा है। अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिनेशन ऑफ टाइमलाइंस जो है वो ज़रूरी भी है। बैलेंस लेकिन होना चाहिए यूनियन की अथॉरिटी पे और स्टेट की ऑटोनॉमी में। सुप्रीम कोर्ट को भी सेपरेशन ऑफ पावर्स को रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या कोडिफिकेशन अगर कर दी जाए गवर्नर के फंक्शंस की, तो ये डिस्प्यूट्स जो हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पीएलआई स्कीम फॉर वाइट गुड्स। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट ने रीओपन कर दी है एप्लीकेशन विंडो फॉर पीएलआई स्कीम फॉर वाइट गुड्स। तो ये स्कीम जो है क्रिएट की गई है कॉम्पिटेंट इकोसिस्टम बनाने के लिए फॉर एयर कंडीशनर्स और एलईडी लाइट्स इंडस्ट्री इन इंडिया, और इंडिया को एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन्स में देने के लिए। तो इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है एज अ पैन इंडिया स्कीम, और ये किसी स्पेसिफिक लोकेशन से सीमित नहीं है, कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, ठीक है।
तो ये फाइनेंशियल इंसेंटिव देगी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए, लार्ज इन्वेस्टमेंट्स को वाइट गुड मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन में इनवाइट करने के लिए। स्कीम जो है वो इंसेंटिव्स ऑफ 4 to 6% ऑफ इंक्रीमेंटल टर्नओवर पर जो है बेस्ड होगी ओवर द बेस ईयर ऑफ गुड्स सोल्ड इन इंडिया। एप्लीकेंट्स जो है वो किसी भी कंपनी के इनकॉर्पोरेटेड होनी चाहिए वो कंपनी इंडिया में, ठीक है। इसको अगले 3-4 साल और जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो ये स्कीम जो है वो DPIIT जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री उन्होंने नोटिफाई की है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं हो ट्राइब। ये टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली हो ट्राइब ने प्रोटेस्ट किया है झारखंड के वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में अगेंस्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो फॉर इंटरफेयरिंग इनके ट्रेडिशनल सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम में, जिसको मांकी मुंडा सिस्टम कहा जाता है। तो हो ट्राइब जो है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक मुंडा एथनिक ग्रुप है इंडिया का, मोस्टली कंसनट्रेटेड है ये कोल्हान रीजन ऑफ झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार में। 90% जो हो है वो इंडिजिनस रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं जिसका नाम सारनाइज़म है, जिसमें एक विलेज प्रीस्ट होता है, एक स्पिरिट डॉक्टर भी होता है। ये हो लैंग्वेज बोलते हैं, एग्रीकल्चर में मोस्टली इन्वॉल्व रहते हैं, और इनमें इनका अपना डांसिंग ग्राउंड भी है, आखड़ा कहते हैं जिसे, ठीक है। अभी मांकी मुंडा सिस्टम क्या है? मुंडा जो है वो हेड ऑफ द विलेज है, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सोशो पोलिटिकल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए विलेज लेवल पर। हेरिडिटरी ये ऑफिस होता है। मानकी मुंडा के पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती रेवेन्यू या लैंड रिलेटेड इश्यूज़ की। ये सिस्टम प्योरली एक इंटरनल है, सेल्फ गवर्निंग मैकेनिज्म है, जिसमें कोई सोवरेन अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन। टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया 89 जनरल मीटिंग होस्ट करने वाला है इंडिया इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन की, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 1906 में इस्टेब्लिश किया गया था। प्रिपेयर और पब्लिश करती है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर ऑल इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ का। ये स्टैंडर्ड्स डेवलप करते हैं कंसेंसस के थ्रू। 150 कंट्रीज़ के में ये स्टैंडर्ड्स अप्लाई होते हैं। ये जो है ISO और ITU के साथ मिलकर काम करती है, जिनीवा में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पिंक टैक्स। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई स्पेसिफिक लॉज तो नहीं एग्जिस्ट करते हैं ऑन द इशू ऑफ टैक्स लॉ पिंक टैक्स इन इंडिया, लेकिन नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन का कहना है कि कंपनीज़ को फेयर प्राइसिंग पॉलिसीज़ फॉलो करनी चाहिए। अब पिंक टैक्स कोई रियल टैक्स नहीं है, कोई गवर्नमेंट इम्पोज फीस नहीं है। बेसिकली एक्स्ट्रा कॉस्ट जो कंपनीज चार्ज करती हैं कुछ उन प्रोडक्ट्स पर जिनको सिर्फ विमेन के लिए मार्केट किया जाता है। अगर हम सेम प्रोडक्ट्स लेकिन विमेन जब मैन के लिए होते हैं तो उस पर कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं होती है। तो विमेन मतलब एक्स्ट्रा पैसा देती हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, जो जबकि मैन जो है वो कम देते हैं। और जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू अर्न किया जाता है वो कोई गवर्नमेंट को नहीं जाता है, वो पैसा उन्हीं कंपनीज़ को बेनिफिट के लिए होता है, ठीक है। ये पिंक टैक्स जो है वो 1994 में US में कैलिफोर्निया में शुरू हुआ था ये कंसेप्ट। पिंक टैक्स जो है वो प्रोहिबिटेड भी नहीं है इंडिया में बाय लॉ, और कोई सेट ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस भी नहीं है इस प्राइसिंग प्रैक्टिस पर। प्राइसेस जो हैं वो डिटर्मिंड होते हैं बेस्ड ऑन मार्केट डायनामिक्स एंड डिमांड, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं INS एंड्रॉथ। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली इंडियन नेवी ने रिसीव किया है सेकंड इंडिजिनसली बिल्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट INS एंड्रॉथ। तो ये INS एंड्रॉथ जो है ये एंड्रॉथ आइलैंड से लिया गया है नाम, लक्षद्वीप आर्कीपेलागो में जो है ये आइलैंड है। सेकंड है ये ऑफ द 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट जो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ने बिल्ड किया है। तो ये प्रोपेल्ड है बाय अ डीजल इंजन वाटर जेट कॉम्बिनेशन, इक्विप्ड है विद स्टेट ऑफ द आर्ट लाइट वेट टॉर्पीडोज, इफेक्टिव सबमरीन डिटेक्शन और एंगेजमेंट इन लिटोरल जोन्स इनेबल करता है। 80% इंडिजिनस कंटेंट है इसमें, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं INS त्रिकंड। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो मेडन बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज जो चल रही है इंडिया और ग्रीस के बीच में, उसमें इंडियन नेवल शिप त्रिकंड जो है वो लीड करेगी। ये एक तलवार क्लास गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है इंडियन नेवी की, जिसको यांतार शिप यार्ड ऑफ कैलिनिनग्राड रशिया में बनाया गया है। 2013 में इसे कमीशन किया गया था इंडियन नेवी द्वारा। ये 4 गैस टर्बाइंस द्वारा पावर्ड है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ज़िरकॉन मिसाइल। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। रशिया ने ज़िरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है वो फायर किया है एक टारगेट पर बैरेंट्स सी में। एक स्क्रैमजेट पावर्ड हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, रशिया ने बनाया जैसे।
टारगेट करने के लिए इसको बनाया गया था नेवल एसेट्स को, लेकिन अब ये लैंड अटैक कैपेबिलिटीज़ भी रखता है। 2022 में सर्विस में एंटर हुआ है। 9 मीटर्स लेंथ है, 2 स्टेज प्रोपल्शन सिस्टम है, स्पीड इसकी मैक 9 तक चली जाती है, ऑपरेशनल रेंज 450 किलोमीटर के आसपास तक रहती है, लेकिन सेमी बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी में 1000 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड्स दोनों कैरी कर सकता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डोंगशा आइलैंड्स। ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ताइवान के कोस्ट गार्ड एडमिनिस्ट्रेशन ने कंफर्म किया है कि उन्होंने कुछ वेसल्स भेजे हैं चाइनीज़ कोस्ट गार्ड शिप को रिपेल करने के लिए और चाइनीज़ फिशिंग बोट को रिपेल करने के लिए नियर डोंगशा आइलैंड। डोंगशा आइलैंड जो है वो प्राटास आइलैंड भी कहते हैं। एक स्मॉल ग्रुप ऑफ 3 आइलैंड्स हैं नदर्न पार्ट ऑफ साउथ चाइना सी में। 445 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ ताइवान है ये, और 320 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ हांगकॉन्ग है। डोंगशा आइलैंड जो है वो गवर्नड होते हैं बाय ताइवान। कोई परमानेंट रेजिडेंट्स नहीं है यहाँ पे। ताइवानीज़ मरीन्स जो है वो स्टेशन है यहाँ पर, और प्लास्टिक कोरल और रीफ फ्लैट्स हैं यहाँ। आइलैंड ग्रुप में डोंगशा जो आइलैंड है वो अकेला ऐसा आइलैंड है जो सी लेवल के ऊपर है। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is presidential reference. This topic is important for your polity section. So Supreme Court has reserved its opinion on the presidential reference under Article 143(1) of the Constitution concerning the powers of President and Governor in granting assent to the bills. Okay, this reference has come after the Supreme Court's ruling, which held Tamil Nadu governor's delay in assenting bills unconstitutional. Okay. So this development is raising fundamental issues of federalism, separation of powers, and judicial review in India's constitutional framework. So the presidential reference enables the president to seek Supreme Court's opinion on questions of law or fact of public importance. The reference is an indirect appeal against Supreme Court ruling, violating stare decisis, that is, review lies only before the same bench. So the court's advisory jurisdiction under Article 143 is distinct, and it could be used to clarify constitutional doubts even if past rulings existed. Supreme Court has earlier refused to answer presidential references. Governor is bound by the aid and advice of the Council of Ministers. Governors must reflect the popular mandate, not the governor's discretion. Historical rulings of Supreme Court have also restricted the governor's role to avoid overreach. These are some stances taken by the states. But the center is saying that governor is not a postman or showpiece. Discretionary powers exist and they are exercised in exceptional circumstances only. For example, in 2004, a Punjab law of 2004 unilaterally terminated a tripartite river sharing water treaty, highlighting the importance of a governor's discretionary powers. The same law was declared unconstitutional also by the Supreme Court in 2016. The Supreme Court ruling in state of Tamil Nadu versus Governor of Tamil Nadu case said that governor cannot indefinitely withhold assent, concluding that a governor cannot exercise a pocket veto over the elected government. So center has said that withholding assent means the bill lapses, right, citing the Government of India Act of 1935 as precedent. But states are saying that governors are not viceroys. Okay. Supreme Court has said that introducing timelines for assent to prevent delays are important. Center is saying that timelines amount to judicial amendment of the Constitution. States are saying that as soon as possible, which is mentioned in the Constitution, implies urgency. So states cannot evoke Article 32 as per the as per the center, which is meant for fundamental rights of the individuals and not the states. States are saying that governor acts as link between union and states, delaying any rate remedy to states weaken federal balance. So this reference becomes a flashpoint testing limits of judicial review over executive action. Opposition ruled states are backing judicial intervention, but center is resisting it. So therefore, there is a need for constitutionally defined timelines and scope of discretion to prevent misuse of the office of governor. So balance must be maintained. Supreme Court must also respect the separation of powers. So we can consider a constitutional amendment or codification of governor's functions to prevent recurring disputes. Okay.
So the next topic is PLI scheme for white goods. This topic is important for your economy section. Government has reopened the application window for the PLI scheme for white goods. It is designed to create a complete component of ecosystem of ACs and LED light industry in India and make India an integral part of the global supply chains. So it's a pan-India scheme and it is not specific to any location. It will offer a financial incentive to boost domestic manufacturing and attract large investments in the white goods manufacturing value chain. The scheme will extend an incentive of 4 to 6% on incremental turnover over base year of goods sold in India. Applicant should be a company and that should be incorporated in India. It is to be implemented from financial year 2021-22 to 2028-2029. This scheme was notified by the DPIIT, Ministry of Commerce and Industry. So the next topic is Ho tribe. This topic is important for your social issues. Recently, the Ho tribe has staged a protest in Jharkhand's West Singhbhum district against the district administration for interfering in their traditional self-governance system called Manki Munda system. So Ho tribe or Kolha people are the Austro-Asiatic Munda ethnic group of India. They are mostly concentrated in the Kolhan region of Jharkhand, Odisha, West Bengal and Bihar. 90% of the Ho practices the indigenous religion Sarnaism. They have a village priest called a Theori. They have a spirit doctor called Deova. Ho people speak the Ho language. The majority of Ho tribe is involved in agriculture. Most villages have a dedicated dancing ground called Akhra. Okay, what is the Manki Munda system? So the Munda or the head of the village was responsible for resolving socio-political disputes at the village level. Each village had one Munda appointed hereditarily. Manki and Munda had no responsibilities for revenue or land-related issues. This system was purely an internal, self-governing mechanism with no sovereign authority. Okay. So the next topic is International Electrotechnical Commission. This topic is important for your international relations. So India will host the 89th General Meeting of the International Electrotechnical Commission. So this is a non-profit organization which was established in 1906. It is the organization which prepares and publishes international standards for all electrical, electronic and related technologies. Its standards are developed in a consensus process by experts from the participating countries. Its standards reach over 150 countries. It works closely with the ISO and ITU, and its headquarters is in Geneva, that is in Switzerland. So the next topic is pink tax. This topic is important for your economy section. While there are no specific laws in India to address the issue of pink tax, the National Consumer Disputes Redressal Commission has ruled that companies must follow fair pricing policies. So pink tax is neither real tax nor it is a government imposed fee. It is basically the extra cost which some companies charge for products which are marketed to women compared to similar products marketed to men. This means that women end up spending more money for the same product than men get for less. Okay, so extra revenue does not go to the government but benefits the companies. So the term pink tax is believed to have originated in the US in California in 1994. The pink tax is not prohibited by law in India, and there are no set of government regulations on this pricing practice. Female targeted goods and services are prices are determined based on market dynamics and demand in India. Okay. So the next topic is INS Androth. This topic is important for your security section. Recently, Indian Navy has received the second indigenously built anti-submarine warfare shallow watercraft INS Androth. It draws its name from the Androth Island of Lakshadweep archipelago. It is the second of the 8 anti-submarine warfare shallow watercraft built by the Garden Reach Shipbuilders and Engineers, Kolkata. The ship is propelled by the diesel engine waterjet combination. It is equipped with the state-of-the-art lightweight torpedoes. It enables effective submarine detection and engagement in littoral zones. It is built by over 80% of indigenous content. So the next topic is INS Trikant. This topic is important for your security section. The maiden bilateral maritime exercise between India and Greece will be steered by the Indian naval ship Trikant. It's a Talwar class guided missile frigate of the Indian Navy. It was built by the Yantar shipyard in Kaliningrad, Russia. It was commissioned to the Indian Navy in 2013. It is powered by 4 gas turbines. So the next topic is Zircon missile. This topic is important for your security section. Russia has recently said that it has fired a Zircon hypersonic cruise missile at a target in Barents Sea. So it's a scramjet powered hypersonic cruise missile developed by Russia.
It is designed to target naval assets, and the missile has evolved to include land attack capabilities as well. It entered into service in 2022. It has an estimated length of about 9 meters. It is powered by a two-stage propulsion system. The speed can reach up to Mach 9. The operational range of Zircon is reported to be 400 to 450 kilometers at low altitudes, but it can extend up to 1000 kilometers in a semi ballistic trajectory. It is capable of carrying both conventional and nuclear warheads. So the next topic is Dongsha Islands. This topic is important for international relations. Taiwan's Coast Guard administration has confirmed that it had dispatched vessels to repel both a Chinese Coast Guard ship and a Chinese fishing boat operating near Dongsha Island. Dongsha Islands, also known as the Pratas Islands, are a small group of three islands located in the northern part of the South China Sea. It lies approximately 445 kilometers southwest of Kaohsiung, Taiwan, and 320 kilometers southeast of Hong Kong. The Dongsha Islands are governed by Taiwan. There are no permanent residents, and Taiwanese Marines are stationed here. They are composed primarily of clastic coral and reef flats. The island group includes the Dongsha Island, which is the only island above the sea level. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.